Hey guys, welcome back to your own channel, School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to start a new chapter of Class 11 Business Studies, that is Chapter 9, Internal Trade. And this is the very first part of the series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So, guys, as हमारा चैप्टर का जो नाम है वो है इंटरनल ट्रेड, तो पहले हम ट्रेड की बात करते हैं कि ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। आपके बिजनेस में और ट्रेड में एक्चुअली डिफरेंस है क्या। बिजनेस आपका क्या होता है कि आप कोई रॉ मटेरियल खरीदते हो, उससे कोई न्यू प्रोडक्ट बनाते हो, कोई फिनिश गुड्स बनाते हो, उसको मार्केट पे बेचते हो। मतलब आप कुछ प्रोसेसिंग यहाँ पे कर रहे हो, कुछ प्रोडक्शन का काम एक्चुअली आप कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज का। बट ट्रेड के अंदर आप कोई प्रोसेसिंग का काम नहीं करते हो, आप जस्ट एक जगह से खरीदते हो और दूसरी जगह उसको बेच देते हो। ठीक है, तो वो आपका होता है ट्रेड। तो ट्रेड का जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यानी कि आप उसको रिटर्न में दोबारा बेचने वाले हो कहीं पे, और बदले में आप उससे, आपका जो एम है वो क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो हम ट्रेड को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, इंटरनल मतलब बाउंड्रीज के अंदर, यानी कि पर्टिकुलर कंट्री के अंदर 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 जो ट्रेड आप कर रहे हो, वहीं खरीद रहे हो, वहीं बेच रहे हो कंट्री के अंदर, तो वो इंटरनल ट्रेड हो जाता है। वहीं आप जब बाउंड्रीज क्रॉस करके दूसरी कंट्रीज पर जाते हो, या तो वहां से सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हो। तो इस चैप्टर का नाम जो है इंटरनल ट्रेड है। तो इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इंटरनल ट्रेड। और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, 10th चैप्टर, वो है आपका इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो उस चैप्टर में हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं हम इंटरनल ट्रेड की, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। when buying and selling of goods take place within the same country, आप किसी एक ही कंट्री में सामान को बाय कर रहे हो और वहीं पे उस सामान को बेच भी रहे हो, तो आप उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हो। फॉर एग्जांपल, आपने राइस जो है पंजाब से खरीदे और आपने दिल्ली में सेल कर दिए, तो क्या है, इंटरनल ट्रेड। पंजाब से खरीदते पंजाब में बेचते तो भी इंटरनल ट्रेड था, दिल्ली में खरीदते दिल्ली में बेचते तो भी इंटरनल ट्रेड था। ठीक है, मतलब आपको देश की बाउंड्री के अंदर रहना है, बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। क्या क्या फीचर्स होती है आपके इंटरनल ट्रेड की, विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ये टेक प्लेस करता है। कोई कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी जो होती है, आपकी टैक्स जो होता है बाउंड्री पे लगता है, जब बाउंड्री से क्रॉस करता है आपका सामान, तो वो इस पे चार्ज नहीं होगा। ऑब्वियसली ना तो बाउंड्री से बाहर जा रहा है ना आ रहा है, तो क्यों लगेगा। आपको जो आपके देश के अंदर आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, आपकी कंट्री के अंदर ही आपके गुड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। क्योंकि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, जो सामान आपका देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो देश के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प होता है गुड्स का विद इन द कंट्री। जो पेमेंट होती है, आप जिस कंट्री में सेल परचेज कर रहे हो, ऑब्वियसली वही की करेंसी यूज करोगे, तो पेमेंट जो होगी वहां की लीगल करेंसी जो होगी वही यूज होगी। जैसे कि इंडिया के अंदर हम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो भी रुपीज में खरीदते हैं, बेचते हैं तो भी रुपीज में बेचते हैं। दो तरीके के इंटरनल ट्रेड होते हैं हमारे, बेसिकली होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं हम होलसेल ट्रेड की। जैसे कि हम जानते हैं होलसेल का मीनिंग क्या होता है, जब हम बल्क में सामान खरीद लेते हैं प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, और छोटे छोटे रिटेलर्स को, जो छोटे छोटे मतलब सिंगल आइटम बेचने वाले लोग होते हैं, हम उनको बेचते हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज के अंदर, तो उसको होलसेल ट्रेड कहते हैं। तो होलसेल ट्रेड मींस बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। बल्क में खरीद रहे हो आप, लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहे हो। किससे खरीदोगे, जो उन गुड्स को बना रहा है, या तो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर बोल सकते हो आप। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से आपने लार्ज क्वांटिटी के अंदर कोई पर्टिकुलर सामान खरीदा है और उसको स्मॉलर क्वांटिटीज में रिटेलर्स कौन होते हैं, जिससे डायरेक्ट कस्टमर जो होता है वो खरीदता है, कंज्यूमर जो होता है आपका वो खरीदता है। ठीक है, अपने कंज्यूम करने के लिए। आप उस सामान को कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीद रहे हो। अगर आप एज अ होलसेलर खरीद रहे हो, तो आप रिटेलर हो, तो रिटेलर छोटी छोटी क्वांटिटी में लेगा तो वो भी डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन रिटेलर से जो सामान खरीदेगा, कंज्यूमर होगा, वो उसको डायरेक्ट कंज्यूम करेगा, तो वो सिंगल क्वांटिटी लेगा। रिटेलर जो है वो छोटी छोटी क्वांटिटी लेगा। होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर आपकी क्वांटिटी खरीदेगा। जैसे ये आपका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर जो है उसने 3 होलसेलर्स को अपना सामान बेचा। मतलब मान लो उसने 10,000 प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, और उसने ABC 3 आपके होलसेलर्स हैं। ठीक है, अपनी 10,000 जो मंथली उसने प्रोडक्शन किया है, उसमें से 2500 प्रोडक्ट इसको दे दिया आइटम्स। ठीक है, 2500 इसको दे दिए, और 5000 एक बड़ा होलसेलर था उसको दे दिए। अब इनके पास छोटे छोटे क्या होंगे, रिटेलर्स आते होंगे। ठीक है, DEF नाम रख लेते हैं इनका हम। ऐसे ही इसके भी कुछ रिटेलर्स होंगे जो से छोटी छोटी क्वांटिटीज में लेके जाते होंगे, और एक साथ नहीं लेके जाते होंगे, क्या अलग अलग टाइम पे लेके जाते होंगे, थोड़े थोड़े टाइम में लेके जाते होंगे। पर होलसेलर जो है वो इकट्ठा खरीदेगा, और जब तक अपनी क्वांटिटी बेचता रहेगा, जब तक खत्म नहीं होती है, और भी माल लेके आ सकता है वो बीच में, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्हीं से डील करता है, मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, रिटेलर्स जो होते हैं वो अलग अलग वेरायटी ऑफ उनको रखनी पड़ती है, सामान रखना पड़ता है। बट जो होलसेलर होता है उसको कोई पर्टिकुलर एक ही सामान की या 2 ही सामान की वो क्वांटिटी जो है वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। राइस होलसेलर बाय करता है 1000 किलोग्राम राइस एक मील से। ठीक है, जहाँ पे मील पे वो राइस एक्चुअली पैक वगैरह होता है,
ठीक है, वहां से 1000 किलोग्राम राइस वो खरीद लेता है और फिर उसको शॉपकीपर्स जो होते हैं छोटे छोटे रिटेलर्स को बेचता है। तो वो जो है होलसेलर हो जाता है। फीचर क्या है होलसेलर की कि भाई सबसे बड़ी फीचर तो यही है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सामान खरीदता है, इकट्ठा खरीदता है, ज्यादातर एक टाइप या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टाइप के सामान के अंदर डील करता है, उससे ज्यादा सामान वो नहीं खरीदेगा क्योंकि बल्क में उसको खरीदना है, एक का ही उसको इतना ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा तो बाकी सबका कैसे खरीदेगा वो। ठीक है, खरीदेगा बल्क में पर छोटी छोटी क्वांटिटीज में छोटे छोटे रिटेलर मतलब कुछ कुछ रिटेलर्स को वो बेचेगा, अलग अलग रिटेलर्स को बेचेगा। तो बिजनेस का मेन रिस्क किसके पास है, इसके पास ही है। क्या होगा, इसने होलसेलर से मान लो जनवरी में माल खरीद लिया, लेकिन इसका माल जो है अभी इसके पास मई तक पड़ा हुआ है होलसेलर के पास। ठीक है, तो मान लो इस दौरान पैसे जो प्राइसेस हैं गुड्स के, जो भी गुड्स इसने खरीदा था वो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो नुकसान तो इसको है। और इसने अपने पास वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है, बाई चांस कोई हार्म हो जाए, कोई चोरी हो जाए या कोई आग लग जाए या कोई जो कीट्स इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं उससे कोई हार्म हो जाए उसके गुड्स को, तो प्रॉब्लम सारी किसको है, उसी को ही है। तो जितना भी रिस्क है बिजनेस का, मैन्युफैक्चरर तो बनाया और बेच दिया होलसेलर को, रिटेलर छोटी छोटी क्वांटिटी में लेके जाएगा, उसको रिस्क इतना है ही नहीं, है ना। तो मेन रिस्क किसके पास है, होलसेलर के पास, ज्यादा क्वांटिटी में लेकर आ रहा है, लंबे समय तक उसके पास रखा रहेगा तो प्राइस के फॉल होने का उसको रिस्क है, डैमेज सामान के डैमेज हो जाने का उसको रिस्क है। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता है, जैसे कि सामान को ग्रेड करना, पैक करना, स्टोरेज करके रखना, ट्रांसपोर्टेशन करना, प्रमोशन करना, मार्केट रिसर्च करना, कौन सा सामान खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, डीलर से पता लगाना, इन्फॉर्मेशन लेकर आना कस्टमर की, वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मैन्युफैक्चरर को देना। ठीक है, तो ये सारे सारे जो फीचर्स हैं हमारे होलसेल ट्रेड के होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं कि एक होलसेलर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर से जुड़ा हुआ होता है, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, तो मैन्युफैक्चरर को वो क्या क्या फायदे देता है, क्या क्या सर्विसेज देता है। सबसे पहले तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि होलसेलर जो है उनसे एक अच्छे क्वांटिटी के अंदर, बल्क क्वांटिटी के अंदर उससे सामान खरीद लेगा, तो उसको वेयरहाउस की टेंशन नहीं है, माल के खराब होने की रिस्क नहीं है, उसको तो प्रोडक्शन कर सकता है वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर। रिस्क बियरिंग, होलसेलर जो है सारा रिस्क ले रहा है, अभी हमने पढ़ा फीचर्स के अंदर, भाई चोरी हो जाती है माल उसका तो उसको दिक्कत होगी, फायर लगेगा तो उसको दिक्कत होगी, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी तो उसके पास पड़ी है, उसके वेयरहाउस में पड़ी है, कोई स्पॉइलेज हो जाए, प्राइस में चेंज आ जाए तो नुकसान किसका है, होलसेलर का है। तो सारा रिस्क बियरिंग कौन कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर को करना चाहिए, जिसने प्रोडक्शन किया है, उसके सारे रिस्क किसने ले लिए, होलसेलर ने ले लिए। फाइनेंशियल हेल्प, अब जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है उसको पैसा चाहिए, उसको कैश, क्योंकि उसने प्रोडक्शन में अपना पैसा लगा दिया, अब जब तक उसके पास कैश रिलीज होकर वापस से नहीं आएगा, माल बिकेगा नहीं उसका, वो आगे का प्रोडक्शन कैसे करेगा। तो ये कैश पेमेंट करते हैं जब होलसेल सामान खरीदते हैं और मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और आगे उसका प्रोडक्शन जो है स्मूथली चलता रहे, इस चीज में भी उसको हेल्प करते हैं। मार्केट से जो इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर, एक्चुअली उसका माल बिक रहा है, मार्केट में लोग खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं तो क्या फीचर्स बता रहे हैं, बुरा बता रहे हैं तो क्या मतलब क्या बोल के सामान नहीं खरीद रहे हैं, दोबारा सेल क्यों नहीं हो रही है, डिमांड है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, जो होलसेलर है उसको रिटेलर करेगा, और होलसेलर किसको करेगा, मैन्युफैक्चरर को करेगा। ठीक है, तो दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर टेस्ट एंड मार्केट ट्रेंड्स टू दी मैन्युफैक्चरर। मार्केटिंग सपोर्ट, होलसेलर जो होते हैं वो रिटेलर्स को गुड्स बेचते हैं, और मैन्युफैक्चरर का जो सेलिंग का काम है, जो सेलिंग का टास्क था, वो बेचने का समय का काम था, वो उसका हटा देते हैं, वो काम वो होलसेलर कर लेगा, रिटेलर को कौन सामान बेचेगा, होलसेलर बेचेगा। तो अब उसके ऊपर से तो एक बटन हट जाता है, उसको सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, अपने काम पे। स्टोरेज की फैसिलिटी, इंपॉर्टेंट फीचर में पढ़ा हमने, सारा लार्ज क्वांटिटी के अंदर सामान खरीद लिया, वेयर हाउस में कौन रखेगा, होलसेलर रखेगा, तो गुड्स जो होते हैं वो अपने गोडाउन्स के अंदर और वेयर हाउसेस के अंदर वो स्टोर करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरर की वो सॉल्व कर देते हैं। प्रोडक्शन के कंटिन्यूएशन, मैंने भी बताया कि उनको सबसे पहली बात लार्ज अमाउंट के अंदर उससे डायरेक्ट क्या, जैसे उनका प्रोडक्शन पूरा हुआ, होलसेलर ने डायरेक्ट उनसे खरीद लिया, ठीक है, अब उनके पास कैश जा चुका है क्योंकि वो कैश में डील करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनके पास फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, उनके हैंड टू हैंड उनकी कैश रिलीज हो जाएगी जो उन्होंने प्रोडक्शन में लगाया था, अब वो आगे का प्रोडक्शन दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई उनकी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा। तो रेगुलर परचेज अगर वो करते रहते हैं होलसेलर मैन्युफैक्चरर से, तो उनका प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आई होप आपको ये सर्विसेज जो है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है वो अच्छे से क्लियर है। होलसेलर जो है उसने माल खरीदा किससे, मैन्युफैक्चरर से, और बेचेगा किसको, रिटेलर को। तो अगर वो फायदा करवा रहा है मैन्युफैक्चरर का, उसको सर्विसेज दे रहा है, तो रिटेलर्स को भी तो कुछ सर्विसेज देता होगा, उससे भी तो कनेक्टेड है। तो आइए देखते हैं कि होलसेलर रिटेलर को कैसे कैसे सर्विसेज देता है। तो गुड्स अवेलेबल करवाता है, रिटेलर जो होगा उसको आसानी से होलसेलर से गुड्स मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, जितनी क्वांटिटी में उसको चाहिए वो उतनी क्वांटिटी के अंदर आराम से होलसेलर से सामान खरीद सकता है। मार्केटिंग सपोर्ट, होलसेलर जो है वो एडवर्टाइजमेंट करता है, वो प्रमोशन करता है, प्रोडक्ट्स के प्रमोशन करता है, ताकि जो रिटेलर्स है उनसे कंज्यूमर जो है वो सामान खरीद सके। क्रेडिट फैसिलिटी,
होलसेलर जो है वो तो कैश में खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, बट रिटेलर्स को वो आधे टाइम पे क्रेडिट पर भी सामान देता है, ठीक है। रिड्यूस्ड रिस्क, तो रिटेलर जो होगा वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सामान खरीदता है होलसेलर से, और उसकी स्टोरेज की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर सामान वो खरीद रहा है, तो प्राइस के जो रिस्क बढ़ने या घटने के चांसेस होते हैं वो भी उसके कम हो जाते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, होलसेलर रिटेलर को प्रोडक्ट के बारे में, जो भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा होता है, मैन्युफैक्चरर ला रहा होता है, उसका क्या यूज है, क्या क्वालिटी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि रिटेलर जो है वो किसको दे सके, कंज्यूमर को दे सके, और कंज्यूमर वो प्रोडक्ट जो है अगर उसको सूटेबल लगता है वो उसको खरीद सके। तो प्रमोशन का काम कर रहा है एक तरह से। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, वो कौन पहुंचा रहा है कंज्यूमर तक, वाया रिटेलर, होलसेलर पहुंचा रहा है, ठीक है। एक्सटेंडेड क्रेडिट, रिटेलर्स जो होते हैं वो उनको, अभी ये हम क्रेडिट फैसिलिटी ये भी बोल सकते हैं, ये सेम ही पॉइंट हो गया आपका एक तरह से, पे लेटर कर सकते हैं, बाद में पे कर सकते हैं अभी खरीद के, क्योंकि रिटेलर क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर, अब होलसेलर ने तो उसको लार्ज क्वांटिटी में खरीद लिया है, पर रिटेलर डरता है कि पता नहीं मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो होलसेलर उसको क्या करता है, ऑप्शन देता है कि तू भाई अभी ले जा, बिकेगा तो ठीक है दे दियो, मेरे को वापस दे दियो, अगर नहीं बिकता तो, और अगर बिक जाता है तो मेरे को पैसे वापस दे, बाद में दे दियो। इससे क्या होगा, उसको एक फायदा, एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है उसको, एक मतलब एश्योर हो जाता है वो कि मार्केट में अगर नहीं भी बिका उसका प्रोडक्ट तो वो मार्केट में लाके होलसेलर को लाके वापस दे देगा, ठीक है। या बिक जाता है तो वो ले तो जाएगा, कि उसको बाद में पे करना भी, हैंड टू पे नहीं करना। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट को वो उतारने में हेल्प करता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से जो सर्विसेज है होलसेलर की, मैन्युफैक्चरर को क्या देता है वो भी क्लियर है, और रिटेलर को क्या सर्विसेज देता है वो भी क्लियर है। नेक्स्ट है गाइस, हम दो तरह के पढ़े थे हमने, इंटरनल ट्रेड, होलसेलर और रिटेलर। तो अब रिटेल ट्रेड के बारे में पढ़ लेते हैं। रिटेल ट्रेड मतलब वही गुड्स को किससे खरीदता है, वो होलसेलर से खरीदता है। इतनी लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीदता जितनी होलसेलर खरीदता है, बस स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदता है। मतलब वो 10 प्रोडक्ट खरीदता होगा, 20 आइटम खरीदता होगा, और बहुत ही स्मॉल, दो एक क्वांटिटी के अंदर किसको बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है। तो मेन कंज्यूमर किससे खरीदता है, रिटेलर से खरीदता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रोसरी शॉप जो है वो राइस सेल कर रहा है कस्टमर को, तो वो क्या है, रिटेलर हो गया। फीचर्स क्या है, ये सॉरी गाइस रिटेल आएगा, गुड्स खरीदता है होलसेलर से, डील करता है बहुत सारी टाइप की गुड्स पे। आपके घर के बाहर कोई जनरल स्टोर में आप जाओगे, रिटेलर का सामान, रिटेल का सामान अगर वो बेचता है, तो आपके पास उसको आपको उसके पास बहुत सारी वैरायटी के अंदर गुड्स मिलेंगे। आपको स्नैक्स भी मिलेगा, आपको जो आपके राशन का सामान होता है, चावल आटा, ये भी मिलेगा। आपको स्टेशनरी का सामान, रजिस्टर पेन वगैरह भी मिल जाएंगे उसके पास, है ना। सारा स्टेशनरी का नहीं, मतलब वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है कस्टमर को। तो टाइप्स ऑफ गुड्स मिलेंगे आपको बहुत सारे। सेल करता है छोटी छोटी क्वांटिटीज के अंदर। एक लास्ट लिंक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन का, प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे होलसेलर, और लास्टली आते हैं हमारे रिटेलर, जो कि फाइनल कंज्यूमर को अपना सामान बेचते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है पूरी, कोई भी प्रोडक्शन की, कोई भी प्रोडक्ट के सेलिंग की। तो लास्ट लिंक जो है इस चेन का कौन है, रिटेलर है। तो सेलिंग कैन बी डन इन स्टोर, स्टोर पे भी बेचते हैं ये ऑनलाइन भी बेचते हैं, ये बाय फोन भी बेच देते हैं, ठीक है, वेंडिंग मशीन से भी बेचते हैं, और होम डिलीवरी भी ये करवाते हैं। तो ये सभी सब रिटेलर के कैटेगरी में ही आएंगे। आई होप आपको क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो रिटेलर है वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर दोनों को क्या क्या सर्विस देता है। अब गाइस देखो, रिटेलर जो है वही एक आखिरी लिंक है जो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होता है, कस्टमर से या कंज्यूमर से आपका डायरेक्ट लिंक करता है, कस्टमर डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट करता है। तो हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन करने में गुड्स की, किसको, फाइनल कंज्यूमर को, ठीक है। असिस्ट करता है प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरर जब कोई नया प्रोडक्ट लेकर आता है, तो जो होलसेलर होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी स्पेशलाइज नॉलेज होती है उस प्रोडक्ट की, किसको बताता है, रिटेलर को बताता है। साथ साथ उसको ये भी बोलता है मार्केट में बिके तो तू बाद में पैसे दे देना मुझे, अभी मत दो, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है। क्योंकि रिटेलर जो होते हैं वो डरते हैं रिस्क लेने से नए प्रोडक्ट की वजह से, कि कस्टमर खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो वो उनको फायदा देते हैं कि भाई तुम बाद में पे कर देना। अब कस्टमर को उसने जब सामान बेचा, तो उसकी जो प्रमोट था, नए प्रोडक्ट का जो प्रमोशन था कस्टमर तक, एक्चुअली किसने किया, रिटेलर ने। कि भाई वो मांगने आएगा कोई, मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मांगने आएगा, मान लो कोई टूथपेस्ट मांगने आता है, तो वो बोलेगा कोलगेट दे दो मुझे, जो कि फेमस ब्रांड है। लेकिन अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया तो वो बोलेगा कोलगेट तो नहीं है, ये वाला ब्रांड है उसकी तरह ही है, या ये पर्टिकुलर नई फीचर है, आप ये खरीद सकते हो। तो इस तरीके से गुड्स का प्रमोशन करने में कौन हेल्प कर रहा है कस्टमर तक, एक्चुअली आपका रिटेलर हेल्प कर रहा है। तो पर्सनलाइज सेलिंग होती है, रिटेलर खुद सामान बेचता है कस्टमर के साथ में, तो सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करवाता है। और जितने भी मार्केट इंफॉर्मेशन है कस्टमर से रिलेटेड, कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, क्या टेस्ट है, को प्रोडक्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या अगर पसंद नहीं आया तो क्या चीज पसंद नहीं आई है, तो जितने भी मार्केट के ट्रेंड है, मार्केट की इंफॉर्मेशन है, कस्टमर का टेस्ट है, प्रेफरेंस है, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, होलसेलर को देता है। होलसेलर किसको देता है, एक्चुअल जो सामान बना रहा है मैन्युफैक्चरर को, वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। और रिड्यूस करता है इंडिविजुअल सेल्स का जो बर्डन है, क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन ये अलाउ करने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अब एक रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को कैसे कैसे हेल्प करता है। तो गुड्स
जो भी कस्टमर की नीड है उसके हिसाब से जो भी गुड्स उसको चाहिए, हम सामान ले मांगने जाएंगे जनरल स्टोर पे तो वो हमें प्रोवाइड करेगा, है ना। भले ही हम पैसा पे करेंगे पर हमारी जरूरत का सामान तो हमें मिल जाएगा उससे, हमें मैन्युफैक्चर पे तो नहीं जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो प्रोवाइड करता है गुड्स अकॉर्डिंग टू दी कंज्यूमर नीड्स, ऑफर करता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, हर टाइप के प्रोडक्ट रखता है, हर ब्रांड के प्रोडक्ट रखता है जो मोस्टली कस्टमर खरीदता है, तो वाइड वैरायटी देता है। इन्फॉर्मेशन देता है न्यू प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को, ठीक है। प्रोवाइड करता है आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे कि होम डिलीवरी का या स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो है वो खराब हो जाते हैं वो भी देता है, वो भी बेचता है वो, ठीक है। गुड्स को क्रेडिट पे भी बेचता है क्योंकि जिससे क्या होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाता है, और एक रेगुलर जो है गुड्स की अवेलेबिलिटी जो है वो बनी रहे कस्टमर के पास में, ये इंश्योर करता है क्योंकि वो होलसेलर से सामान जैसे उसके पास खत्म होता है वो लेता रहता है, ठीक है, ताकि कस्टमर जब भी आए तो उसके पास सामान जो है अवेलेबल हो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है गाइस। तो गाइस ये जो पार्ट है हमारा इंटरनल ट्रेड के दो टाइप जो थे हमने, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय।